नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अकेडमी। दोस्तों, हम पाचन पढ़ रहे थे और पाचन में हमने देखा था कि पाचन तंत्र के दो पार्ट हैं। एक है आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है सहायक पाचक है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की। तो आइए बात करते हैं हम किसकी, आहार नाल की। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये डॉक्टर इसको शॉर्ट में बोल देते हैं GIT। तो अगर हम आहार नाल की बात करें तो आहार नाल में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इसकी लंबाई से। तो जो आहार नाल की लंबाई होती है ये होती है 9 से 10 मीटर, और अगर इसी मीटर को हम फीट में बात करें तो इसकी लंबाई होती है 32 से 33 फीट। तो आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर या 32 से 33 फीट होती है। दूसरा, यह एक कैसी संरचना है? यह मांसपेशी संरचना है। मांसपेशी संरचना अर्थात आहार नाल किससे मिलकर बनी है? मांसपेशियों से, मांसपेशियों से बनी। ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों से बनी है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तीसरा, यह कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आहार नाल कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब साइकिल का ट्यूब जो हमने देखा है उसी प्रकार कुछ आहार नाल होती है। अगर इसकी बात करें तो यह मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी से शुरू होती है, से शुरू होकर गुदा द्वार यानी कि एनस में समाप्त होती है, समाप्त होती है। अब इसके कार्य की अगर हम बात करें, कार्य, तो कार्य में क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा सिंपल, आहार नाल। मतलब यहां भोजन का पाचन होता है, यहां भोजन का पाचन होता है, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके अगर हम भागों की बात करें, भाग की बात करें या पार्ट्स की बात करें, तो आहार नाल के मुख्यतः 5 भाग हैं। मुख्य रूप से 5 भाग हैं जो हमारी बात हो भी चुकी है, फिर भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं। पहला है मुख गुहा, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं या माउथ कैविटी भी बोलते हैं। दूसरा जो भाग है वो है ग्रास नली, ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में इसोफेगस बोला जाता है, जिसमें ओ साइलेंट होता है, या इसी को बोला जाता है फूड पाइप या भोजन नली। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी है अमाशय। तीसरा भाग क्या है? अमाशय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टमक। चौथा जो है वो है छोटी आंत, छोटी आंत, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और पांचवा जो है वो है बड़ी आंत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है आहार नाल के 5 भाग। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मुख गुहा की, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। इनको एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग करेंगे मुख गुहा। मुख गुहा को हम माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछता है कि मानव एवं अन्य स्तनधारियों में
भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? भोजन का पाचन कहां से होता है? तो भोजन का पाचन अगर हम बात करें तो मानव एवं अन्य स्तनधारी में भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं से मतलब मुख गुहा से स्टार्ट होता है। जबकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अन्य जीव भी हैं जिनमें भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट ना होके आमाशय से होता है। उनमें अगर बात करें हम तो देखिए जो मत्स्य वर्ग है, मत्स्य वर्ग आपने सुना होगा नाम, पीसेस। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो जितनी भी मछलियां होती हैं ये किसमें आती है? मत्स्य वर्ग में आती है। दूसरा जो होता है वो होता है उभयचर। उभयचर इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इंग्लिश में इसको एग्जाम्पल अगर बात करें तो फ्रॉग यानी कि मेढक बेस्ट एग्जाम्पल इसका है। ऐसे जीव जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं उनको उभयचर या एम्फीबियंस कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग। तीसरा अगर हम बात करें तो सरीसृप। सरीसृप या इन्हीं को रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल बात करें अगर हम तो मगरमच्छ। मगरमच्छ या इंग्लिश में क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। तो सरीसृप ऐसे होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गई, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? सरीसृप की कैटेगरी में। और चौथा जो कैटेगरी है वो है पक्षी वर्ग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एवीज। एग्जाम्पल कोई भी पक्षी ले लीजिए आप, चाहे कबूतर ले लीजिए, चाहे चिड़िया ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए। तो अगर इनकी बात करें, इन चारों वर्ग की बात करें तो इन चारों में जो पाचन होता है क्या होता है? पाचन आमाशय से शुरू होता है। आमाशय से शुरू होता है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए कि मत्स्य वर्ग में पाचन की प्रक्रिया कहां से आरंभ होती है, और आपको ऑप्शन में पहले ही मुख गुहा दे देगा, दूसरा आमाशय, तीसरा छोटी आंत, चौथा बड़ी आंत। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ जो पाचन की प्रक्रिया मुख से जहां जिसमें आरंभ होती है वो है मानव एवं अन्य स्तनधारी। स्तनधारी ऐसे जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं एवं दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स या स्तनधारी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैमल्स। मैमल्स जैसे गाय, बकरी, भैंस इत्यादि, ये सारे क्या हैं? ये मैमल्स है। और ये क्या करते हैं? ये जो है ये बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं। अब अगर हम इसमें अगले पॉइंट्स की बात करें तो मुख गुहा में देखिएगा, मुख गुहा में दांत आपका पाया जाता है, जिह्वा एवं सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनती है वो है लार ग्रंथि। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछ देगा कि बताइए कि लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में। तो मुख गुहा में दांत, जिह्वा, लार ग्रंथि पाई जाती है। पाई जाती है। अब ये लार ग्रंथि जो है ये क्या करती है? तो इसका लार ग्रंथि का मुख्य कार्य है लार का स्त्रावण करना। लार मतलब सलाइवा, और इसी सलाइवा में होंगे पाचक एंजाइम जो हम बात करेंगे आगे। तो मुख गुहा में ये पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट अगर है कि मुख गुहा में क्या होता है, तो मुख गुहा में जो अगर बात करें हम तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा मुख गुहा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है मनुष्य में? मुख गुहा। या फिर क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइए कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? ऑप्शन में आएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, ये था हमारा मुख गुहा। अब अगला जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं इसकी आमाशय ग्रास नली की। अगर हम ग्रास नली की बात करें या फूड पाइप की बात करें तो देखिएगा यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यहां भोजन का पाचन नहीं होता,
यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सिंपल सा कि बताइए कि आहार नाल का कौन सा ऐसा भाग है जहां भोजन का पाचन नहीं होता, और आपसे ऑप्शन में दे देगा मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी है। तो आपको किस में टिक करना है? आपको ग्रास नली में टिक करना है। अब यहाँ भोजन का पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ कोई पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है। यहाँ कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ग्रास नली में पाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि इसकी लंबाई क्या होती है। तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास, या हम बात करें तो 10 इंच के आसपास होती है, इंच के आसपास होती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। अगर इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक, कहां तक? अमाशय यानी कि स्टमक तक ट्रांसफर करना है। इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ कैविटी टू स्टमक। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है आपकी ईसोफेगस या ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है काफी, इसका व्यास काफी कम होता है। तो जो भोजन नीचे आता है, जब भोजन हम मुख में लेते हैं और वो ग्रसनी के द्वारा जब निगला जाता है और नीचे आता है, तो ये जो ग्रास नली होती है इसमें कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण ही फूड जो होता है वो नीचे आता है और फाइनली अमाशय में पहुंच जाता है। अच्छा, इस वाइब्रेशन को एक नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ग्रास नली जो है, ये भोजन को जो मुख गुहा से अमाशय तक लाती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन। किस प्रक्रिया द्वारा आती है? क्रमानुकुंचन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिस्टैलिसिस। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछेगा कि मुख गुहा द्वारा भोजन जो है वो अमाशय तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन या पेरिस्टैलिसिस, मतलब वाइब्रेशन ऑफ फूड पाइप या ग्रास नली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी भोजन उल्टा चला जाता है, अमाशय से वापस मुंह में आ जाता है। अमाशय से वापस मुंह में जो आ जाता है भोजन, उसको हम बोलते हैं प्रतिक्रमानुकुंचन। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमानुकुंचन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टैलिसिस। एंटी पेरिस्टैलिसिस, या इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं उल्टी होना, या वोमिटिंग बोल देते हैं, वोमिटिंग। अब ये क्वेश्चन एक और बनता है कि बताइए कि क्रमानुकुंचन और प्रतिक्रमानुकुंचन की प्रक्रिया को हमारे मस्तिष्क कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो इन दोनों क्रमानुकुंचन और प्रतिक्रमानुकुंचन की प्रक्रिया को, दोनों को ही हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ये नियंत्रित करता है। कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ये हमारे मस्तिष्क के भाग को नियंत्रित करता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है ये हमारी आहार नाल से, ग्रास नली से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी अमाशय से। अगर हम स्टमक की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, स्टमक की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, एवं चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें, भागों की बात करें स्टमक की,
पार्ट्स की बात करें तो स्टमक जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो होता है, जो अगर हम बात करें इसोफेगस जो होती है, ग्रास नली जो होती है, वो स्टमक के किस भाग में खुलती है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक। कार्डियक, कार्डियक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होता है वो होता है फंडस। दूसरा जो भाग है वो है फंडस। तीसरा जो है वो भाग है बॉडी, और चौथा जो भाग है वो है पाइलोरस। पाइलोरस, पाइलोरस। तो स्टमक के 4 भाग होते हैं मेनली, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। पाइलोरस जो होती है वो छोटी आंत में ओपन होती है या छोटी आंत के डियोडिनम में ओपन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जठर ग्रंथियां, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में पाई जाती है। देखिए इधर भाग को रिप्रेजेंट किया मैंने, ये देखिए ये हमारा ग्रास नली है। ग्रास नली से जो कार्डियक है, फिर उसके बाद फंडस है, फिर बॉडी है और फिर पाइलोरस। ये स्टमक है हमारा, स्टमक का मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। और जो ग्रास नली और स्टमक यानी कि अमाशय जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं हम इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर एक संरचना होती है। इसी तरह एक संरचना इंस्फिंक्टर पाई जाती है नीचे साइड, जो छोटी आंत और किसको सेपरेट करती है? छोटी आंत और स्टमक को सेपरेट करती है। ये क्या करता है? यह भोजन को अमाशय में प्रवेश करने एवं जाने से रोकता है, ठीक है। एवं अलाउ करता है, मतलब भोजन को आने देता है फिर वापस जाने देता है, रोकता नहीं है, जाने देता है। यह भोजन को अमाशय एवं में प्रवेश करने एवं जाने देता है, मतलब एक चौकीदार की तरह काम करता है। जैसे ही भोजन ग्रास नली से अमाशय में आएगा तो ये खुल जाएगा इंस्फिंक्टर, और जब इसको भोजन को अमाशय से पुनः छोटी आंत पे जाना होगा तब ये ओपन हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब अमाशय में जो मैंने बात की कि अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो देखिए सर ये अमाशय है और ये जो अमाशय की दीवार पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया उसको जठर ग्रंथि। इसी क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और इन्हीं जठर ग्रंथियों में बात करें अगर, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके बारे में हमें जानना है। एक है चीफ कोशिका, और दूसरी है ऑक्जेंटिक कोशिका। इंग्लिश में इनको बोलते हैं चीफ सेल, और इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। अब ये क्यों जानना जरूरी है? ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जो चीफ सेल होती हैं ये दो एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ये 2 एंजाइम का, एक तो प्रोरेनिन हो गया, प्रोरेनिन, और दूसरा पेप्सिनोजन। इन 2 एंजाइम का सिक्रीशन कौन करता है? चीफ सेल। और ऑक्जेंटिक सेल की अगर बात करें तो ये सिक्रेट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, तो जठर ग्रंथियों की ये 2 कोशिकाएं चीफ सेल और ऑक्जेंटिक सेल प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन तथा ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रीशन करती है। अब जो ये HCl है, अगर ये ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हुआ तो ये अमाशय की दीवार को जला सकता है। इसीलिए इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमाशय के ऊपर एक म्यूकस की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक म्यूकस लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस लेयर पाई जाती है, जो कि म्यूकस ग्रंथि द्वारा सिक्रेट की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय की दीवार को जलाने से HCl द्वारा जलने से या घाव करने से बचाने के लिए कौन सी लेयर पाई जाती है? तो म्यूकस लेयर पाई जाती है। आपको ये ध्यान रखना, मैंने डायग्राम बना दिया है इसीलिए, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी?
कि अमाशय में क्या क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय में किसका पाचन होता है। तो अगर अमाशय में बात करें पाचन की, तो यहां मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से होता है। तो अमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। मुख्य गुहा में मुख्य रूप से किसका पाचन होता था? कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो हार्मोन है, ये फाइनली रेनिन में कन्वर्ट होगा, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो डाइजेशन करेंगे किसका? प्रोटीन का, जो हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा अमाशय। अब अगला जो बात करते हैं वो बात करते हैं छोटी आंत। तो अगर हम छोटी आंत की बात करें तो देखिएगा, छोटी आंत में पहला क्वेश्चन कि इसकी लंबाई क्या होती है। तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग होती है जो वो होती है 20 से 23 फीट के आसपास, 23 फीट, या अगर मीटर में बात करें तो 6 से 7 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो मतलब ये जो है, अगर लंबाई के हिसाब से बात करें तो यह आहार नाल का, किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, बड़ी भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है लगभग 35 मिलीमीटर, यानी कि इसका जो व्यास है वो 35 मिलीमीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है छोटी आंत का। ठीक है, अब इसमें अगर इसके हम भाग की बात करें छोटी आंत के, तो इसके पार्ट्स की बात करें अगर, तो इसके 3 पार्ट्स है छोटी आंत के। पहला जो होता है, जो अमाशय होता है, वो छोटी आंत के सबसे छोटे भाग में खुलता है, जिसे हम कहते हैं ग्रहणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डुओडिनम, डुओडिनम। दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है क्षुद्रांत्र, द्रांत्र, या इसी को अग्र क्षुधांत्र बोलते हैं। अग्र क्षुधांत्र, क्षुधांत्र नहीं, अग्र क्षुधांत्र, अग्र क्षुधांत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है क्षुधांत्र, दांत्र, या इसी को बोलते हैं इलियम। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रहणी होता है ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटा भाग। ठीक है, ये है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है। देखिए इधर, ये अमाशय हो गया अपना, ये अमाशय है। अमाशय जो है वो खुलता है कहाँ? छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस भाग में? डुओडिनम में, यानी कि ग्रहणी। तो ये ग्रहणी, डुओडिनम। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अमाशय कहाँ खुलता है? ग्रहणी में। अब देखिए, ग्रहणी में आपको कुछ ग्रंथियां, कुछ ग्लैंड्स नजर आ रही होंगी। तो ग्रहणी में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथि, ब्रूनर्स ग्रंथि पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी में पाई जाती है। इंग्लिश में BRUNNERS, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी में पाई जाती है। तो ये जो छोटी आंत है उसका सबसे छोटा भाग जो है वो है ग्रहणी। फिर जो बात करें अग्र क्षुधांत्र, तो ये जो भाग है ये हमारा है जेजुनम या अग्र क्षुधांत्र, क्षुधांत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है, ये है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, जिसको हम कहते हैं क्षुद्रांत्र, क्षुधांत्र, या इसी को बोलते हैं इलियम। ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। तो यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। अब अगर इसकी बात करें क्षुद्रांत्र की, तो इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसका अगर मैं अनुप्रस्थ कार्ड बनाऊं, तो इसका अनुप्रस्थ कार्ड में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे।
सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रसांकुर। क्या बोला जाता है? रसांकुर। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, या इंग्लिश में बोलेगा बिलाई, कि बिलाई कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन होगा बिलाई या रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, तो बिलाई या रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। तो यहाँ रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। अब ये रसांकुर क्या होते हैं? यहां से क्वेश्चन 3 बनते हैं, ध्यान रखना आपको। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला, रसांकुर या बिलाई किस तरह की संरचना है? अंगुलीनुमा, इस तरह की अंगुलीनुमा। इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। आपसे ऑप्शन में दे देगा हृदय, पान के पत्ते के समान, बंद मुट्ठी के समान, हृदय के उंगली के समान। तो आपको ध्यान रखना अंगुलीनुमा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। दूसरा, अब देखिए इसका क्यों ये छोटी आंत ने अपने आप को क्यों परिवर्तित किया इलियम ने? क्योंकि इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जो ये रसांकुर है, ये छोटी आंत के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे जो एब्जॉर्प्शन है, भोजन का अवशोषण है, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। तो दूसरा, ये क्या करता है? यह इलियम का, यानी कि इलियम का सरफेस क्षेत्रफल बढ़ाता है। और इसका कार्य क्या है? यह भोजन के अवशोषण में मदद करता है। यह भोजन के अवशोषण में मदद करता है। तो इलियम, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत के इलियम में क्या पाया जाता है? रसांकुर पाया जाता है, जो उंगलीनुमा संरचना है। यह इलियम के सरफेस क्षेत्रफल को बढ़ाता है और यह भोजन के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी? छोटी आंत के कार्य की, क्या कार्य होता है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कार्य की अगर हम बात करें तो यहां जो है, यहां कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन तीनों का ही पाचन होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, सिंपल सा पूछेगा छोटी आंत से। क्या पूछेगा आपको क्वेश्चन? कि बताइए कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जहां भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है? तो यही भाग है। यहां भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि, हाँ देखिएगा 3 पार्ट है इसमें, और इसमें पहला तो पूछा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? तीनों यहाँ कहाँ होगा? आहार नाल में। कहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है? वो कहाँ हो सकता है? आहार नाल में हो सकता है, ठीक है। अब ये पूछेगा कि जो इलियम है, यानी कि जो इलियम है वो कहाँ खुलती है? तो ये जो इलियम है ये खुलती है कहाँ? बड़ी आंत में। देखिए ये बड़ी आंत के में खुलती है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे इसकी बड़ी आंत का, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है ये 1.5 से 2 मीटर या 5 से 7 फीट के आसपास होती है। अब चूंकि इसकी चौड़ाई क्या ज्यादा होती है? चौड़ाई ज्यादा होती है, अतः इसी क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत जो है वो हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे लंबा भाग है, लेकिन बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होने के कारण इसको हम बड़ी आंत बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम भाग की बात करें, पार्ट्स की बात करें बड़ी आंत के,
तो बड़ी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं जैसे छोटी आंत के 3 पार्ट्स हैं। तो जो बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग है उसे हम कहते हैं उंडुक। उंडुक यानी कि सीकम। जो छोटी आंत है वो उंडुक या सीकम में ही खुलती है। ये जो है यह लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत के उंडुक से एक संरचना जुड़ी होती है जिसको कहते हैं हम क्रमिरूपी परिसेशिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये मानव में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है मतलब अब इसका मानव में कोई उपयोग नहीं रह गया है। परंतु अगर जानवरों में बात करें, खासतौर से वो जानवर जो चारा वगैरह खाते हैं, इनमें ये जो है ये फंक्शनल ऑर्गन है। फंक्शनल ऑर्गन है और इसकी लंबाई बड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये एक एंजाइम को सीक्रेट करता है जिसका नाम है डायस्टेज। डायस्टेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो मानव में जो क्रमिरूपी परिसेशिका है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये क्या है, ये एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक, तो उंडुक जो है ये बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग है। दूसरा भाग जो होता है वो होता है रेक्टम या मलाशय। दूसरा क्या है, मलाशय या रेक्टम। इसका कार्य क्या है, ये भोजन के पाचन के पश्चात जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है, जो अपचित पदार्थ होता है जिसे हमें शरीर से बाहर फेंकना होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, वो मलाशय में स्टोर होता है या रेक्टम में स्टोर होता है। तो यह अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, प्रोडक्ट को स्टोर करता है और इसी प्रोडक्ट को हम टाइम टू टाइम एनस द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अगर हम तीसरी भाग की बात करें, तीसरा जो भाग है और जो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग भी है, उसको हम कहते हैं कोलॉन या हिंदी में बोलते हैं बृहदांत्र। बृहदांत्र, कोलॉन। यह जो है यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है और इसके 3 भाग। एक तो है आरोही बृहदांत, दूसरा है अनुप्रस्थ बृहदांत, यह है आरोही बृहदांत, यह है अनुप्रस्थ बृहदांत और यह है अवरोही बृहदांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन, आरोही बृहदांत, अनुप्रस्थ बृहदांत और तीसरा है अवरोही बृहदांत। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, ये हो गया हमारे बड़ी आंत के भाग। अब अगर हम बड़ी आंत के कार्यों की बात करें तो बड़ी आंत के जो कार्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में कोई भी भोजन का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। भोजन का पाचन या अवशोषण, किसी प्रकार के भोजन का पाचन या अवशोषण यहाँ नहीं होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में नहीं होता, तो 2 भाग हैं, एक तो है व्यास नली और दूसरा है बड़ी आंत। तो भोजन का पाचन एवं अवशोषण यहाँ नहीं होता। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ 2-3 चीजें होती हैं जो आपको माइंड में रखना है। पहला तो बड़ी आंत का जो कोलॉन है जिसे हम बृहदांत कहते हैं, यहाँ कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन B12 एवं विटामिन K का निर्माण करते हैं। तो यह पहला तो यहाँ विटामिन का निर्माण होता है और दूसरा ये क्या करता है, दूसरा कार्य क्या है इसका, यह जल एवं खनिज लवण,
जल एवं खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन करता है, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ठीक है, जो भी पानी पीते हैं हम, जो भी मिनरल खाते हैं हम, ठीक है, उसका अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और तीसरा अगर कार्य की बात करें तो ये एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग का कभी काम करता है, तो ये उत्सर्जन का भी काम करता है, उत्सर्जन का कार्य भी करता है। तो भोजन के पश्चात जो हम डाइजेशन के पश्चात जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचते हैं वो रेक्टम में स्टोर होता है, और रेक्टम इज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो है वो रेक्टम से एनस द्वारा, मल द्वारा टाइम टू टाइम शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ, एक और चीज, आपने पाइल्स का नाम सुना होगा, पाइल्स जो बवासीर है, बवासीर जो होता है वो रेक्टम यानी कि मलाशय की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें सूजन आने के कारण होता है। तो अगर मलाशय की यानी कि रेक्टम की ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाता है तो उससे पाइल्स नामक रोग होता है। ये हो गया हमारा बड़ी आंत। अगर एक क्वेश्चन और है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है तो याद रखिएगा छोटी आंत में होता है, वो हम बात करने वाले भी हैं, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम किसके बारे में, वो बात करने वाले हैं हम सहायक पाचक अंग यानी कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और हम बात करेंगे दांत के बारे में, जिह्वा के बारे में और गाल ब्लैडर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।